नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल माँ शारदा टेस्ट क्लासेज में। आज हम बात करेंगे संविधान के सभी जो 22 भाग है उनके बारे में, साथ ही उनको याद करने की क्या ट्रिक है उसके बारे में अब बात करने वाले हैं। हमने ये दूसरा भाग होने वाला है और पहला पार्ट हमने बना दिया है जिसमें संविधान की जो अनुसूचियाँ है उसके बारे में हम बताए। जो संविधान की जो 12 अनुसूचियाँ है उसके बारे में हमें बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर। साथ ही आज हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है संविधान के सभी 22 भागों के बारे में लेकर, साथ ही उनसे कौन कौन से रेलेवेंट आर्टिकल उनके बारे में हम जानेंगे और उनको याद करने की ट्रिक जानेंगे। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के प्रेस को ऑन रखिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथ साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए संविधान के 22 भागों के बारे में, उनको याद करने की ट्रिक्स के बारे में। भारतीय संविधान के भाग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट के बारे में आज हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि उनके भाग कौन कौन से, उस भाग में क्या क्या उल्लेख किया गया है, साथ ही उनके कौन कौन से उस भाग से रेलेवेंट आर्टिकल है उसके सामने हम जानेंगे। तो हम जानते हैं सबसे पहले भाग नंबर 1 जिसमें लिखा हुआ है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब यहाँ पर हम केंद्र मान सकते हैं और या फिर हम टोटली हम जो भारत है उसको मान सकते हैं संघ एक है, और उसके अधीन आने वाले जो उसके राज्य है, संघ शासित प्रदेश है, जो कोई भी है तो वो उसके अंतर्गत आता है। और इसके बारे में आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक है। पूरे आर्टिकल्स की हम बात करेंगे, एक एक टॉपिक के साथ लेंगे। मैंने आपको कल भी कहा था कि लगभग इसकी 100 क्लास होने वाली है और आपको 100 क्लास पूरी टोटल देखनी है, तभी आप पॉलिटी में महारत हासिल कर सकते हो। और जो आज हमारा ये बैच है महाकाल बैच है, आपको पता है, आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर पॉलिटिकल साइंस महाकाल बैच आ जाएगा। ठीक है, और जो महाकाल बैच इसका आज सेकंड पार्ट है तो हम देखते हैं इसमें। तो भाग नंबर 1 में जो उल्लेख किया गया है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है और अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, हम बात करते हैं जो भाग नंबर 2 है उसमें किसका उल्लेख किया गया है। तो भाग नंबर 2 की बात करें तो उसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है कि भारतीय क्षेत्र में कौन कौन नागरिक बन सकता है, क्या विदेशी लोग भी भारत में नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं और नागरिकता ग्रहण करने के लिए क्या क्या योग्यताएं निर्धारित की गई है संविधान ने, वो हम टोटल बात करने वाले हैं अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तो इसमें जो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 यानी भाग सेकंड है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर के जो 11 है उसमें भाग 2 का नागरिकता का उल्लेख मिलता है। कौन कौन भारत में नागरिक हो सकते हैं, नागरिकता कौन कौन ग्रहण कर सकता है, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं संविधान ने निर्धारित की गई, उन तमाम क्वेश्चनों के बारे में हम जानना चाहेंगे। भाग 3 में जिसमें मौलिक अधिकार का प्रावधान है, वे अधिकार जो हमें हर व्यक्ति को प्राप्त होते हैं उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। ये लेकर के हैं 12 से लेकर के 35 तक। 12 से लेकर के 35 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान है जो हर भारतीय नागरिक को प्राप्त होते हैं, और साथ साथ इसमें कुछ अधिकार जो भारतीय और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं। कौन कौन से अधिकार वो हम सब जानेंगे हमारे अगले वाला जो टॉपिक होगा, यानी कि इसके बाद में जो हमारा पहला तो होगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र में लेकर के, दूसरा नागरिकता को लेकर के, तीसरे जो टॉपिक होगा यानी लगभग 5वें पार्ट में तो हम जानेंगे मौलिक अधिकार का प्रावधान उसमें। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हम टोटली बात करते हैं, लेकिन हम पढ़ते जो आ रहे हैं ना मौलिक अधिकार, तो और जिन्होंने भी कोई कोचिंगों में आपने गई है तो आपको बस अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक पढ़ाया है, 33 34 35 को छोड़ा है और 12 13 को छोड़ा है। पता नहीं वो इनको क्यों छोड़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। यही जो इम्पोर्टेंट है, जो 13 आर्टिकल 13 है ना दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो अनुच्छेद 13 है, अगर वो नहीं होता है ना तो आज हमारी जो संसद होती है उसके पास पूरा पावर होता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय तो कुछ कर ही नहीं सकता था, लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय के पास उन पूरी तमाम शक्तियों को नष्ट करने का अधिकार है जो संसद बनाती है, जो भारतीय राज्य क्षेत्र के गलत है, यानी लोगों के जो विरुद्ध हो, ठीक है, उनको वो नष्ट कर सकती है, उन वो प्रावधानों को खत्म कर सकती है। तो भाग 4 की बात करें तो ये नीति निर्देशक तत्वों का इसमें उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसमें बताया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को हम ये समझ सकते हैं कि ये वे होते हैं जो
हमेशा मान सकते हैं कि न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये है कि न्यायालय इनको लागू नहीं करवा सकता। ये राज्य पर निर्भर करता है कि वो कौन कौन से लागू करवाना चाहता है, जिससे कोई रोजगार देना, कोई नौकरी निकालना, वैकेंसी निकालना, ये इसके होते हैं। कोई स्वास्थ्य बनाना, हॉस्पिटल बनवाना, या फिर काम, शिक्षा सब देना, तो ये नीति निर्देशक तत्वों में ही शामिल होते हैं। इसके बारे में हम टोटल डिटेल्स जानेंगे आगामी वीडियो में। और भाग 4 के सब क्लोज एम में, भाग 4 के सब क्लोज एम में मौलिक कर्तव्य, यानी कि जो हमें मूल अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन हमारे देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य है वह भी इसके बारे में बताया गया। हमारे पास जो कर्तव्य 11 है वर्तमान में, पहले 10 था। ये मूल संविधान में नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उसके बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था, उसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया था। और अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में है। ठीक है। और जो भाग 5 से भाग करते हैं, तो ये जो केंद्र सरकार है उसके बारे में कि केंद्र सरकार में कौन कौन से, जैसे मान लो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके मंत्रिमंडल, मान्यवादी, तो इसके बारे में अनुच्छेद 52 से 151 है। साथ ही इसमें जिसे राज्यसभा आ गई, लोकसभा आ गई। ठीक है। तो ये इसमें भाग 5 में है। और तो अब हम समझ सकते हैं कि जो संघ सरकार अगर भाग 5 में आ गई, तो राज्य सरकार भाग 6 में आ गई। और इसमें 152 से लेकर के 237 तक। अब कई लोग तो क्या है ना, ये 152 को भी नहीं पढ़ा, डायरेक्ट 153 को पढ़ाते हैं, क्योंकि राज्यों का एक राज्यपाल होगा। अब 152 में क्या लिखा है उन्होंने कोई बताते नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। और इसमें भी अनुच्छेद 52 से 151 में अनु भाग 7 की बात करें, भाग 7 बंधु पहली अनुसूची की बात है कि राज्य, कहने का मतलब है जो अनुच्छेद 238 हो गया, अनुच्छेद 238 हो गए, उसके बारे में ये बताया गया है कि अनुच्छेद 238 में क्या होगा। हम टोटल जानेंगे। आपने आने वाले सभी जो वीडियो आगामी पूरा वीडियो देखिएगा आप, जितने भी पार्ट्स आएंगे लगभग 100 पार्ट्स मान लो वो आएंगे, तो आपको वो पूरे पार्ट्स आपको देखना है, तभी आप संविधान जो इसमें पॉलिटिकल साइंस है उसमें महारत हासिल कर सकते हो। मैं प्रत्येक चीज़ आपको पॉलिटिकल साइंस में बताऊंगा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रहेगी जो आपके एग्जाम से बाहर जाएगी। ठीक है। लेकिन आपको हमारा साथ बनाए रखना है। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भाग 8 की बात करते हैं, तो संघ राज्य क्षेत्र, यानी पहले में जो भाग 5 आया उसमें संघ बता दिया, भाग 6 आया उसमें राज्य बता दिया। तो अब भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र दोनों से मिलकर बनाते हैं, यानी 239 से 242 तक इसमें संघ और राज्य क्षेत्र किस किस प्रकार कार्य कर सकते हैं मिल करके, किसके पास ज़्यादा शक्तियाँ होगी, उनमें क्या क्या परिवर्तन किया जा सकता है, वो भाग 8 में आर्टिकल 239 से लेकर के 242 तक उल्लेख मिलता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट भाग 9 में, जो हमारी पंचायतें हैं। ठीक है। जो अनुच्छेद 243 के सब क्लोज ए से ओ तक है। कहने का मतलब ये है कि जो पंचायत में जैसे ग्राम पंचायत है, ठीक है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, तो ये भाग 9 में पंचायतों का वर्णन मिलता है। और अब सब जानते हो कि गाँवों में तो मान लो ये ग्राम पंचायत तरी आ गया, लेकिन शहरों में भी नगर पालिका होती है, नगर निगम होता है। ठीक है। तो उसका भाग 9 के सब क्लोज ए में दिया गया है, जो अनुच्छेद 43 के सब क्लोज पी से जेड जीत। मैं टोटल अनुच्छेद आपको बताऊंगा यहाँ तक कि उनके सब क्लोज से ही तो बताऊंगा, ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बड़े से लेकर के बड़े तक, छोटे से लेकर के छोटे तक, सभी क्वेश्चनों को आप सही आंसर दे पाओगे, बिल्कुल बिना किसी झंझनाहट के। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब भाग 10 है, उसमें जो अनुसूचित जाति और जनजाति जो क्षेत्र है, ठीक है, SC ST का जो एरिया है वो कौन कौन से का 244 का सब एम में कि राष्ट्रपति के पास क्या पावर है कि 244 ए के तहत कि वो एक आयोग का गठन कर सकता है जनजाति क्षेत्रों के लिए, उनके लिए विकास और प्रशासन का कार्य कर सकता है। तो ये सब हम जानेंगे। उसके बाद में जो 11वां भाग है, उसमें संघ और राज्य के बीच में किसका संबंध होना चाहिए 245 से 263 के बीच में, कि संघ का क्या कर्तव्य बनता है राज्यों के प्रति। तो टोटल हम जानने का प्रयास करेंगे इस माध्यम से। भाग 12 की बात करें, भाग 12 की बात करें, तो विविध संपत्ति, समुदाय और वाद, जो अनुच्छेद
64 से 300A। 300A तो आपको याद आ रहा होगा, इस संपत्ति का अधिकार है जिसको जोड़ा गया था। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वहाँ से हटा करके 31 से हटा करके यहाँ 300A में जोड़ा गया था। भाग 13 के भारत के अंदर जो व्यापार होगा, वाणिज्य और समागम होगा, वो किस प्रकार होगा। अब वाणिज्य भी अलग अलग प्रकार का होता है, तो किस प्रकार का वो वाणिज्य होगा उसके बारे में आर्टिकल 301 से 307 के मध्य इसमें उल्लेख किया गया है। कहने का मतलब है कि जो व्यापार होगा वो किस प्रकार से किया जाएगा, वो उसके बारे में टोटल आर्टिकल के बारे में बताया गया है। देखिए संविधान की कितनी खूबसूरत चीज़ है, उन्होंने पहले ही सब कुछ लिख दिया है कि किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, कैसा कार्य होना चाहिए। टोटली संविधान जो बनाने वाला जो निर्माता है ना, हम ये कह सकते हैं यार वो सामान्य इंसान तो नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना सामान्य सोच नहीं सकता इतना आगे की। वो तो कोई विशिष्ट व्यक्ति थे, तब उन्होंने हर चीज़ आगे सोच करके लिखी है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगले वाले जो भाग की बात करते हैं, भाग 14 है संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती है। जैसे संघ के अधीन तो हम सेवाएं मान लीजिए IAS IFS, ठीक है, और राज्य के अधीन से RS, ये जो होती है सुविधाएं 308 से लेकर 323 तक, जिसमें RPC करवाती है, और संघ में जैसे UPSC जो करवाती है सेवाएं, उनके बारे में ये बताया गया है। अनुच्छेद 14 के सपोलोजी में अधिकरण है ट्राइब्यूनल्स, जिसमें अनुच्छेद 43 के जो ऐसे के बीच में क्या क्या प्रावधान किया गया है सेवाओं के लेकर के, उनके बारे में हम जानने का प्रयत्न करेंगे। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, भूल जाना मत दोस्तों। ठीक है, और शेयर ज़रूर कीजिएगा यार वीडियो को, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं हम, आप सोच नहीं सकते एक वीडियो को बनाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, कितना ज़्यादा कंटेंट पहले हम खुद को याद करना पड़ता है, उसके बाद में हम आपको हर चीज़ एक से समझाने की कोशिश करते हैं, कोई भी चीज़ बच्चों का छूट नहीं जाए, कि कोई एग्जाम क्वेश्चन आ जाए वो अगर उसको पढ़ा हुआ नहीं है तो भी अगर उसने सुन लिया इस वीडियो के माध्यम से तो वो भी गलत नहीं हुआ है। तो भाग 15 की बात करते हैं, तो चुनाव से संबंधित जो निर्वाचन जो इलेक्शन से संबंधित प्रावधान किए गए 324 से 329 के बारे में। कहने का मतलब जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में 324 से 329 के बारे में बताया गया कि भारतीय जो निर्वाचन आयोग वो किस कहाँ का चुनाव कराएंगे, कब कब कराएंगे, कैसी वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे, गैजेट करेंगे, वो सब कुछ इसमें बताया गया है। किस प्रकार होगा चुनाव, राष्ट्रपति का कौन कराएगा, प्राइम मिनिस्टर का कौन कराएगा, मुख्यमंत्री का कौन कराएगा, पंचायत का चुनाव कौन करेगा, सब कुछ इसमें बताया गया है। भाग 16 की बात करते हैं, कुछ वर्गों के लिए विशेष, या कुछ वर्ग है जो हम निम्न तख्ते के वर्ग मान सके, उनके लिए विशेष प्रयोजन किया गया है। अनुच्छेद 330 से 342 तक इसमें प्रावधान किया गया है। भाग 17 की बात करते हैं, तो भाग 17 की बात करते हैं तो राजभाषा का उल्लेख किया गया 343 से 300। हम जानते हैं कि जो भारतीय राजभाषा है वह हिंदी है, ये तो आप जानते होंगे भारतीय राजभाषा कौन सी है, हिंदी है। तो उसमें 343 से 351 तक कौन कौन सी राजभाषाएं हैं वह सम्मिलित की गई है, कौन कौन सी भाषाएं हैं। जैसे कि हमने जाना था कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का सम्मेलन किया गया है। ठीक है, पहले 14 भाषाएं थी, उसके बाद में हमने संविधान संशोधन करके अलग अलग डेट वाइज को 22 भाषाएं हो गई है वर्तमान में। ठीक है, तो वह इसमें 17 में, सॉरी भाग 17 में। तो भाग 18 की बात करते हो आपातकाल संबंधित, यानी 352 से लेकर के 360। अब आपातकाल भी आपने पढ़ा होगा कि 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 में है, एक मान लो कि जो राष्ट्रपति शासन 356 में, और वित्तीय आपातकाल 360 में। हम जानेंगे कि किस किस क्या वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है देश में, क्या राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, क्या राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, और लगा हुआ तो राष्ट्रपति शासन कहाँ सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, कहाँ सबसे कम लगा हुआ है, और राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था, और देश में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग किया है, सब कुछ हम जानेंगे आगामी वीडियो में। तो हम बार अभी ये समझते हैं कि जो राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित है वो 352 से 360 राष्ट्रपति को क्या क्या इसमें प्रावधान किया गया है, राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियाँ यह देता है। ठीक है दोस्तों, उन तमाम क्वेश्चनों को हम जानने का प्रयत्न करेंगे। अब भाग 19 की बात करते हैं, तो इसमें प्रकीर्णन के बारे में बात की गई 361 से लेकर के 367 तक बात किया गया है।
सेकेंड का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि इसमें जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित जो नियम है या फिर इससे संबंधित जो राष्ट्रपति को पावर है या फिर संसद को जो कुछ ना कुछ अलग से जो पावर है, शक्ति है, तो वो इसके बारे में बताया गया है। और भाग 20 में संविधान संशोधन, यानी जो संविधान संशोधन होता है वो आर्टिकल हम जानते 368 के तहत होता है। लेकिन याद रखना, अगर जनरली अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में कितनी प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, तो आपको उत्तर होगा 2 प्रकार से। जी हाँ दोस्तों, 3 प्रकार से मत कर देना। अनुच्छेद 368 के तहत होगा 2 प्रकार, और अगर जनरली पूछा जाता है संविधान में संशोधन कितनी प्रकार से किया जा सकता है, तो वह हो सकता है 3 प्रकार से। तो कौन कौन से 3 प्रकार है, मैं एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ। पहला जो प्रकार है वो साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा जो प्रकार है विशिष्ट बहुमत के द्वारा, तीसरा जो प्रकार है विशिष्ट बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। साधारण बहुमत का तो हम ये समझते हैं अगर किसी राज्य में सीमा में परिवर्तन करना है तो साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। और विशिष्ट बहुमत होता है जिससे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व है, फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें परिवर्तन। तो विशिष्ट बहुमत का मतलब 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। और विशिष्ट बहुमत मतलब आधे राज्यों की जो सहमति होती है वो होती है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली को लेकर के, प्रक्रिया को लेकर के। सेकंड, सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालयों के, हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, न्यायालयों की शक्तियों को लेकर के, समवर्ती सूची को लेकर के कि उसमें क्या क्या प्रावधान किया जा सकता है। तो वो विशिष्ट बहुमत और आधे राज्यों की सहमति आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 368 के तहत तो 2 प्रकार से और नॉर्मली 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। भाग 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, 369 से लेकर 392 में इसमें बताया गया है। अगला जो नेक्स्ट भाग है, अंतिम भाग है, जो 22 भाग है, 22वां भाग है संक्षिप्त नामों का वर्णन हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, यानी 393 से 395 के बारे में बताया गया है। जनरली मैं बताता हूँ इसमें कि भारत अब संप्रभुता बन गया है, ये भी आर्टिकल में इनमें लिखा हुआ है। ठीक है, इनमें छोटी छोटी परिभाषाएं लिखी गई है, संक्षिप्त नाम लिखा गया है कुछ ही राज्यों का। ठीक है, और इसमें अलग अलग प्रकार से किसको हटाया गया है, किसको जोड़ा गया, वो इसमें बताया गया है कि कौन कौन सा आर्टिकल कब लागू होगा। वो 300 बताया गया है इनमें, 393 से लेकर 395 के बीच में। अब हम ये बात करेंगे, जो अगले वाला हमारा टॉपिक होगा वो पहले तो होगा प्रस्तावना। सबसे पहले हम प्रियम्बल जानेंगे, प्रियम्बल के बारे में बात, उसके बाद में हम टोटल संविधान को लेंगे। मतलब संविधान तो शुरू हो गया पार्ट 1 से, उसकी अनुसूचियों से। आज हम सेकंड पार्ट में जो पार्ट है उसमें आ चुके हैं। अब तीसरा जो भाग होने वाला हमारा वह होगा प्रियम्बल। जी, प्रियम्बल के बारे में हम जानेंगे कि संविधान में प्रियम्बल से समझो वो टोटल है कि हम भारत की प्रस्तावना के बारे में, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, उन सभी के बारे में हम जानेंगे और उनसे होने वाले क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। माँ शारदा टेस्ट क्लासेज पर नहीं हो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए। अब तो व्हाट्सएप का भी ग्रुप हो गया तो उसमें भी आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक में कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में कर सकते हैं, और भी सोशल मीडिया जो ऐप है जहाँ शेयर किया जा सकता है, आप ज़रूर शेयर कीजिए और हमारा ऐसा ही प्यार बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए महाकाल बैच के पार्ट नंबर 2 में हम समाप्त करते हुए आपसे अनुरोध करेंगे कि आप ऐसे ही हमारे पास प्यार बनाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।